रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुबह नाश्ते के बाद जब नंदिता किचन में बर्तन साफ करने जाती है तो गंदे बर्तन में उसे एक कटोरी में कुछ पीला सा नजर आता है, जिसे देखकर वो कहती है, ये क्या रखा है यार? नाश्ते में मैंने तो दाल नहीं बनाई थी, फिर ये पीली सी चीज क्या है? कहीं पड़ोसियों के झूठे बर्तन भी तो सासू माँ मुझसे धुलवा नहीं रही। अरे तुम बर्तन धो रही हो या बर्तनों से पूछ रही हो कि बर्तनों बताओ तुम्हें धोऊं या नहीं धोऊं? क्या फालतू मजाक कर रहे हैं आप? और आप अभी तक यही हैं? देर नहीं हो रही आपको? देर हो रही है तभी तो यहाँ पूछने आया हूँ कि मेरी टाई कहाँ रखी है। मेरी जेब में। क्या यार, तुम तो साड़ी पहनती हो, अभी साड़ी में भी कोई सीक्रेट पॉकेट होती है क्या? तुम नहीं सुधरोगे, लाती हूँ टाई। इतना कहकर वो कमरे की ओर जाने लगती है। तभी सामने से आ रही उसकी सास से वो टकरा जाती है और उसके चेहरे को देखकर जोर से चिल्ला पड़ती है, क्योंकि उसका पूरा चेहरा पीला था। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर विक्रांत भी वहाँ आता है और नंदिता कहती है, हाय दैया, तुम कौन हो पीली मैया? पीली मैया नहीं, तेरी सासू मैया हूँ। और ऐसे क्यों डर रही है जैसे कोई चुड़ैल देख ली हो? तो लग तो रही हो पीली चुड़ैल। क्या बोली? यही कि ये कैसा फेस पैक लगाकर घूम रही हैं आप चेहरे पर? अरे ये कोई फेस पैक ना है, मुझे तो इसका मतलब भी ना पता। अरे तुम नहीं जानती, माँ हर वीरवार को हल्दी का लेप लगाकर हल्दी बेसन से ही नहाती है। क्या? हल्दी का लेप? क्यों? घर में साबुन का अकाल पड़ गया था क्या, जो मसाले लगाकर नहाना पड़ रहा है? अकाल पड़े तेरे मायके में, यहाँ सर्फ साबुन की कोई कमी नहीं है। वो तो मैं वीरवार के दिन साबुन इस्तेमाल नहीं करती, इसलिए हल्दी का उपटन लगाती हूँ। हल्दी का उपटन? ये क्या है? जो भी हो मेरी समझ से बाहर है। ओहो, अभी अपनी सास की हल्दी को छोड़ो और मेरी टाई ढूंढ कर दे दो। अरे हाँ, सासू माँ की हल्दी में मैं तो भूल ही गई। अब सासू माँ रास्ते में क्या खड़ी हो, साइड हो जाओ। तभी वो कमरे में चली जाती है। नंदिता की सास हर वीरवार को हल्दी का उपटन लगाकर पीले कपड़े ही पहना करती थी। मॉडर्न होने के कारण नंदिता को ये सब समझ नहीं आता था। एक दिन वो किचन की सफाई करने जाती है तो देखती है कि उसकी सास कटोरी में कुछ मिला रही है। क्या बात है सासू माँ, पकौड़ों के लिए बेसन घोल रही हो तो लगे हाथ मेरे लिए भी मेरी पसंद के गोभी के पकौड़े तल देना। तुझे ना तल दूं मैं, ये तुझे बेसन का घोल नजर आ रहा है? हल्दी और गुलाब जल का उपटन है। ओहो सासू माँ, आज वीरवार है क्या? वैसे इस उपटन को लगाने से होता क्या है? क्यों फालतू में घर की हल्दी बर्बाद करती हो? हे भगवान, अभी इस नालायक को कैसे समझाऊं? देख, शादी से पहले हल्दी वाली रस्म में दुल्हन को हल्दी क्यों लगाते हैं? ताकि उसका रूप निखरे, उसकी सुंदरता बढ़े। बस समझ ले, हर वीरवार में साबुन ना लगाकर यही हल्दी लगाती हूँ निखार के लिए। मतलब बुढ़ापे में भी आपको निखार चाहिए? अरे रूप निखारने की उम्र है क्या आपकी? आप रूप नहीं, भगवान के रूप को निहारो, पाठ पूजा में मन लगाओ अपना। ऐसा है, जाकर सफाई कर, वरना इन्हीं हल्दी वाले हाथों से मैं तेरी सुताई कर दूंगी। उसके इतना कहते ही नंदिता काम में लग जाती है। एक दिन जब नंदिता हॉल में पोछा लगा रही होती है, तभी सामने से आ रही कांति, जिसने चेहरे के साथ हाथ पैर और सब जगह हल्दी लगाई थी, गीले फर्श पर फिसलकर गिर पड़ती है, जिससे सारा फर्श भी पीला हो जाता है। ओह सासू माँ, ये क्या किया आपने? सारे साफ फर्श को भी हल्दी लगा दी। अब मुझे दोबारा से पोछा लगाना पड़ेगा। अरे भाड़ में जाए तेरा पोछा, मेरी तो कमर लचक गई, ऊपर से सारी हल्दी भी हट गई। अरे माँ, आप कैसे गिर गई? नंदिता, तुम खड़े खड़े देख रही हो, माँ हाथ दो आप। तभी विक्रांत अपनी माँ को संभालते हुए उठाता है, जिसके कारण कांति के हाथ की हल्दी लगने से उसकी व्हाइट शर्ट भी जगह जगह से पीली हो जाती है। और तभी नंदिता कहती है, हे भगवान, सत्यानाश कर दिया। अच्छी खासी सफेद शर्ट का कितने प्यार से लेकर आई थी इनके लिए, अब पता नहीं ये हल्दी के दाग कैसे जाएंगे। कोई नहीं, अब जो हो गया सो हो गया, समझ लो इस शर्ट को पीलिया हो गया। माँ चलिए कमरे में, आराम कीजिए। इतना कहकर वो कांति को कमरे में ले जाता है और पीले फर्श को देखकर नंदिता कहती है, ये सास की हल्दी मेरा कोई काम जल्दी नहीं होने दे सकती है। कुछ तो करना पड़ेगा ताकि ये हर वीरवार को इनका लेप लगाना छूट जाए, क्योंकि मैंने अगर कुछ कहा तो वो तो इन्हें मिर्ची की तरह चुभता है। नंदिता अपनी सास की हल्दी से परेशान हो जाती है
और कुछ ऐसा कारनामा करने की सोचती है कि उसकी सास हल्दी का उपटन लगाना हमेशा के लिए छोड़ दे। समय बीतता है। अगले वीरवार नंदिता सभी पड़ोसनों को घर पर आने के लिए कहती है। जैसे ही कांति हल्दी का उपटन लगाकर तैयार होकर हॉल में आती है, तभी सारी पड़ोसने उसके घर आती है, जिन्हें देखकर वो कहती है, अरे तुम सब एक साथ यहाँ क्या कर रही हो? करने नहीं, लगाने आए हैं। हाय हाय, क्या लगाने आई हो? हल्दी लगाने आए हैं। आज तेरी हल्दी की रस्म जो है। हल्दी लगाने? अरे पागल औरतों, मेरा कौन सा ब्याह हो रहा है जो हल्दी लगाने चली आई? चलो अपने घर निकलो। अरे अरे सासू माँ, ये क्या कह रही हैं? घर आए मेहमानों को कोई ऐसे कहता है क्या? इनको तो मैंने ही न्योता दिया है। तेरा ऊपर का माला खाली है क्या? किस खुशी में और किस बात का न्योता दे आई है? अरे सासू माँ, आपने ही तो समझाते हुए कहा था कि जैसे हल्दी की रस्म में हल्दी लगाते हैं, वैसे ही आप हल्दी लगाती हैं। तो इतने सालों से आप खुद ही अपने आप को अकेले हल्दी लगा रही हो, इसीलिए मैंने इन सबको बुला दिया। आय हाय, मैंने तेरी बहू से सुना है तू हर वीरवार को हल्दी करती है। ला, आज हम मिलकर तुझे हल्दी लगाते हैं। हाँ सासू माँ, अब आपको खुद लगाने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसी बहाने आपकी भी शादी से पहले हल्दी की रस्म की यादें ताज़ा हो जाएंगी। अरे मुझे कोई याद ताज़ा नहीं करनी, कोई हल्दी नहीं लगवानी। वैसे भी हल्दी नहीं, हल्दी मिलाया उपटन है। अरे आंटी हो, आप क्या सुन रही हो? चलो शुरू हो जाओ। अच्छे से रगड़ रगड़ के हल्दी लगाना, ताकि मेरी सासू माँ का रूप निखर जाए। हाँ बहू, तू चिंता मत कर। मुझे बहुत सारी हल्दी की रस्मों में जाकर हल्दी लगाने का अनुभव है। हाँ, बस बिना देरी के शुरू करते हैं सास की हल्दी। बस फिर क्या था। कांति के लाख मना करने के बाद भी तीनों उसकी एक नहीं सुनती और उसे सोफे पर बैठाकर दोनों पड़ोसने उसके दोनों हाथों पर और नंदिता उसके चेहरे पर मल मल कर हल्दी लगाने लगती है। तभी कांति चिल्ला कर कहती है, अरे इतना क्या मल रही हो? हल्दी रंग नहीं है जो मुझ पर चढ़ाकर ही दम लोगी। ओहो, अब हल्दी चढ़ेगी नहीं तो सुंदर कैसे बनेगी तू? वैसे भी बड़े दाग है तेरे चेहरे पर। अरे आंटी, अच्छे से पोतो जम के। इसी तरह आधे घंटे तक तीनों उसे जमकर हल्दी लगाती हैं। कुछ देर बाद नंदिता दोनों पड़ोसनों के लिए चाय बनाकर लाती है और चाय नाश्ता करके दोनों घर चली जाती हैं। कांति धीरे धीरे चलते हुए अपने कमरे में नहाने पहुंचती है, पर ज्यादा हल्दी लगने के कारण नहाने के बाद भी वो पीली पीली नजर आती है। और रात को खाने के समय कांति कहती है, अरे बेटा, जरा अचार तो डाल दे थाली में। अरे माँ, आपके सामने ही तो रखा है, हाथ बढ़ाकर ले लो। और क्या हुआ आपको? तबीयत ठीक नहीं है क्या आपकी? चेहरा पीला सा नजर आ रहा है आपका। पूछ मत। हाय, हाथ पैरों में इतना दर्द हो रहा है। तेरी लुगाई ने बुढ़ापे में मेरी हल्दी जो करवाई है। तो क्या कहती है सासू माँ, हर हफ्ते आपका ऐसा वीरवार को हल्दी का कार्यक्रम रखे? अरियो, तू मुझे समय से पहले ही उठवाने के काम मत कर। आज की हल्दी में मेरे हाथ पैर अकड़ गए। 2-3 हफ्ते की हल्दी में तो मेरा पूरा शरीर ही अकड़ के चूर हो जाएगा। ऊपर से तेरी इन हरकतों की वजह से मेरा गोरा चेहरा पीला पड़ गया है। अब मैं दूसरों से क्या, खुद के भी कभी हल्दी न लगवाऊं। चलो, शुक्र है भगवान का, इस बहाने सास का हल्दी लगाने का भूत तो उतरा। इतना कहकर वो मुस्कुराने लगती है और कांति बेचारी मुंह बनाए बस उसे घूरती रहती है। सुरभि अपने परिवार के साथ रहती थी। वो स्वभाव से बहुत ही भोली भाली और सीधी सादी थी। भोले स्वभाव के कारण वो सबकी बातें सिर्फ सुना करती थी, लेकिन उसके इस भोलेपन को लेकर उसकी माँ सुनीता बेहद चिंता में रहती थी। एक दिन वो मंदिर में प्रार्थना करते हुए बोलती है, हे भोलेनाथ, मानती हूँ कि मेरी ये बेटी आपसे मुझे कितनी मन्नतों के बाद मिली है, लेकिन प्रभु आपने इसको जरूरत से ज्यादा ही भोला बनाकर भेज दिया। आज के इस तेज तर्रार जमाने में मेरी ये भोली बेटी कैसे सबकी चालें समझेगी? क्या करूँ मैं इसका? ऐसे ही वक्त बीतता है और वो अपने जानकार से एक अच्छे लड़के की तलाश करने को कहती है। एक दिन उनके घर अनिल नाम के लड़के का रिश्ता उसकी माँ के साथ चल कर आता है और कुछ ही दिनों में दोनों की शादी हो जाती है। सुनीता उन्हें शादी में सब कुछ देती है और विदाई के समय सुनीता अपनी बेटी को समझाते हुए बोलती है, बिटिया, ये तेरा मायका था, लेकिन अब तू अपने ससुराल जा रही है। आज से तेरा नया सफर शुरू होने वाला है।
इसलिए अब अपनी सास को ही अपनी माँ समझकर उनका ख्याल रखियो। जा लाडो। बेटी को समझाने के बाद भी सुनीता की चिंता और बढ़ने लगती है और वो उसकी सास रमा के आगे हाथ जोड़कर बोलती है। रमा जी, अब अपनी अमानत हम आपको सौंप रहे हैं। सुरभि बेहद भोली और सरल है, तो उससे कोई भूल हो जाए तो माफ कर दीजिएगा। अरे हाँ हाँ, चिंता मत करो, मैं उसे आपकी कमी महसूस ही नहीं होने दूंगी और मेरा अनिल तो उसे पलकों पर बैठा के रखेगा। अच्छा, तो अब हम चलते हैं। इस तरह वो अपने ससुराल आ जाती है और रमा उसका स्वागत करते हुए बोलती है। सुरभि, इस कलश को गिरा और जल्दी से अंदर आ जा, और भी रस्में करनी है। रमा की बात सुनकर सुरभि उसकी तरफ देखने लगती है और रमा बोलती है। अरे देख क्या रही है, पुतला बनकर क्यों खड़ी है? सुना नहीं क्या तूने? जल्दी से इस कलश को गिराकर अंदर आ। सुरभि जल्दी से अंदर आती है, जिसके बाद रमा बाकी की रस्में करती है और सुरभि अंगूठी ढूंढने की रस्म में जीत जाती है, जिसके बाद रमा अपने मन ही मन में आग बबूला होकर बोलती है। सत्यानाश हो, अंगूठी इसके हाथ में लग गई। अरे मैं नहीं मानती इन ढकोसलों को, ये मेरे बेटे पर कभी राज नहीं करेगी। मैं इसकी हेकड़ी निकाल दूंगी अगर इसने ये सोची भी तो। मैं तो इसे खिलौना बनाकर रखूंगी, जो मैं कहूंगी ना वही करेगी ये। बहू, जा अपने कमरे में, और हाँ, कल जल्दी उठ जाइयो, समझी ना? रमा के कहने पर सुरभि कमरे में चली जाती है और वो अपने पति के आने का इंतजार करती है। ऐसे ही आधी रात बीत जाती है और सुरभि को नींद आती है। देर से सोने के कारण सुबह उसकी नींद नहीं खुल पाती और रमा उसके कमरे में आकर उस पर एक बाल्टी पानी फेंकते हुए बोलती है। खुल गई नींद? मैंने तुझे कल ही चेतावनी दी थी ना कि सुबह उठियो, सूरज सर पर चढ़ाया है, लेकिन तू आराम से सो रही है, बेशर्म नासपिटी। माँ माफ कर दीजिए, वो क्या है ना, रात सोने में देरी हो गई थी। अनिल जी कमरे में भी नहीं आए, कहाँ है वो? अरे नासपिटी, तू सोती रह गई। मेरा बेटा सुबह ही दफ्तर चला गया। और क्या कहा तूने? माँ? मैं माँ नहीं हूँ, तेरी सास हूँ, समझी ना? आज से मुझे सासू माँ बुलाइयो। जी सासू माँ। सीधी साधी सुरभि रमा की सभी चाल और हकीकत से अनजान थी। वो जल्दी से नहा धोकर किचन में जाकर नाश्ता बनाती है और रमा अपने मन में बोलती है। ऐसी ही लड़की चाहिए थी मुझे, जो हमेशा मुझसे डर कर रहे। मैं इसे खिलौने की तरह जैसे चाहूंगी वैसे काम कराऊंगी। बस इससे ये बात हमेशा छुपा कर रखनी होगी कि हमने सिर्फ इसे पैसों के लिए बहू बनाया है। भूलकर भी इसे कियारा के बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। सुरभि जल्दी से रमा को नाश्ता देती है। नाश्ता करने के बाद रमा उसे ढेरों काम की लिस्ट देते हुए बोलती है। सुरभि, मेरे कमरे की बेडशीट, पिलो कवर और हाँ, पर्दे भी चेंज कर दियो, और बाथरूम में कुछ कपड़े हैं उन्हें भी धो दियो, और हाँ, पूरे घर के जाले भी उतार दियो, और शाम के खाने की तैयारी जरा जल्दी करियो। जी माँ जी, सॉरी सासू माँ। सुरभि जल्दी से रमा के कमरे का सब कुछ चेंज करके बाथरूम में कपड़े धोने लगती है और जैसे ही वो वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने वाली होती है कि तभी रमा बीच में टांग अड़ाते हुए कहती है। ओ मेरी आलसी बहू, अरे मशीन में नहीं धोने ये कपड़े। माँ जी, तो कैसे धुलेंगे इतने सारे कपड़े? देखिए, कपड़े भी बहुत ज्यादा गंदे हैं। तेरी माँ ने कहा था कि तू बड़ी बोली है, लेकिन तू तो छुरी जितनी तेज ज़बान चला रही है। कान खोल कर सुन, ये सारे कपड़े तू अपने हाथों से धो, वो भी आधे घंटे में। और एक भी कपड़े में गंदगी रही ना तो मैं तुझे इन कपड़ों से भी बदतर धोऊंगी, समझी? चल शुरू हो जा। जी ठीक है, समझ गई माँ जी। रमा के डर से सुरभि अपने हाथों से ही कपड़े धोने लगती है और रमा अपने कमरे में आराम फरमाते हुए, ड्राई फ्रूट्स खाते हुए टीवी का मजा लेकर बोलती है। सही ही कहा था इसकी माँ ने, ये बहुत बोली है, तभी तो जो मैं कहती हूँ फटाफट करती है। बिल्कुल खिलौने की तरह मेरे इशारों पर नाच रही है। बस अनिल के अगले प्लान के अंजाम तक इसे ऐसे ही खिलौने की तरह नचाना है मुझे। ऐसे ही वक्त बीतता है और रमा लगातार सुरभि के भोलेपन का फायदा उठाते हुए उसे कठपुतली की तरह अपने इशारों पर नचाती। लेकिन कहते हैं ना, जब हद पार हो जाती है तब गूंगे भी बोलने पर मजबूर हो जाते हैं। ऐसे ही एक रोज सुरभि बोलती है। सासू माँ, सारा काम हो गया, वो मुझे आपसे कुछ पूछना है। लगता है अनिल के बारे में पूछेगी। मैं यहाँ तेरे सवालों के जवाब देने के लिए नहीं बैठी हूँ, समझी ना? जा जाकर मेरे लिए चाय बना कर ला। लेकिन माँ जी। अरे जा जल्दी। सुरभि किचन में जाकर चाय बनाने लगती है
और खुद से बोलती है। पता नहीं, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे अनिल जी और माँ जी मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। सुरभि चाय लेकर आती है और बोलती है। माँ जी, ये लीजिए चाय। ला दे जल्दी। रमा चाय पीने लगती है, लेकिन सुरभि उसे वहीं खड़ी होकर देखती है, जिसके बाद उसकी सास बोलती है। अरे अब खड़ी क्यों है, और ये तू मुझे ऐसे घूर क्यों रही है? माँ जी, मुझे इस घर में बहू बनकर आए एक लंबा वक्त हो गया है। आखिर अनिल जी कहाँ हैं? क्या वो इस शादी से खुश नहीं है, या फिर उनकी जिंदगी में कोई और है जो वो मुझसे खिंचे खिंचे से रहते हैं? बोलिए माँ जी, मैं जानना चाहती हूँ। अरे ये अचानक तेरे खाली दिमाग में इतने सवाल कहाँ से आ गए? पागल वागल तो नहीं हो गई तू? तेरे खाली दिमाग में कहीं शैतान तो नहीं विराज गया ना? जा जाकर काम कर, समझी ना? माँ जी बस, बहुत हो गया। अब आप मुझे अपनी उंगलियों पर नचाना बंद कीजिए। मैं इस घर की बहू हूँ, खिलौना नहीं। मैं भोली थी लेकिन बेवकूफ नहीं। कोई तो बात है जो आप दोनों मुझसे छिपा रहे हैं। सुरभि के लगातार सवाल पूछने पर रमा को ये एहसास हो गया था कि अब उसे और बेवकूफ बनाना मुमकिन नहीं है। इसीलिए वो अकेले में मौका पाकर अपने बेटे अनिल को कॉल करती है और उसे बुलाती है, जिसके बाद रमा अपने बेटे अनिल को अपने कमरे में लेकर जाती है और उसे बोलती है। अनिल, मुझे लगता है अब इसे और अपने इशारों पर नचाना ना बहुत मुश्किल है। तुझे पता है, कल ये तेरे बारे में पूछ रही थी, लेकिन जैसे तैसे मैंने बात संभाल ली। वैसे तूने कियारा से बात की? सुरभि ये सब बाहर से सुन लेती है और बोलती है। ये कियारा कौन है, और ऐसी कौन सी बात है जो सासू माँ और अनिल जी बंद कमरे में बात कर रहे हैं? मुझे यहीं से सब कुछ सुनना होगा। माँ, मैंने उसे अपने प्यार के जाल में ऐसा उलझाया था कि अब वो मुझसे जल्दी से शादी करना चाहती है, फिर हम और अमीर हो जाएंगे। वाह मेरे लाल, बहुत खूब। लेकिन इसे भी तो अपने रास्ते से हटाना होगा ना, तभी तो। हाँ, लेकिन माँ ये कर भी क्या लेगी? इतने महीनों से तो आप इसे खिलौनों की तरह अपने इशारों पर नचा रही थी, बेवकूफ कहीं की। दोनों इस बात से अनजान थे कि उनकी ये सारी चाल और साजिश बाहर खड़ी सुरभि सुन चुकी थी। सच जानकर उसे बहुत तेज गुस्सा आता है, लेकिन वो होश खोने के बजाय बुद्धि का इस्तेमाल करती है और वहाँ से दबे पांव अपने कमरे में जाकर पुलिस को कॉल करती है और थोड़ी ही देर में पुलिस वहाँ आकर उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। तभी सुरभि बोलती है। रुकिए इंस्पेक्टर, इन दोनों को कड़ी सजा दीजिएगा, क्योंकि ये दोनों दौलत और शोहरत पाने की होड़ में एक साथ 2 लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर रहे थे। सुरभि, हमें माफ कर दो, हमें जेल नहीं जाना, प्लीज। बिल्कुल नहीं, तुम दोनों को सजा मिलनी ही चाहिए। तभी तुम्हें ये अकल आएगी कि इंसान कोई कठपुतली या खिलौना नहीं जिससे खेला जाए। और एक बात सासू माँ, क्या कहा था आपने कि मैं खिलौना हूँ जिसे आप अपने इशारों पर नचाएंगी? तो अब कैसा लगा आपको इस खिलौने का खलनायक अवतार? आगे से किसी के साथ ऐसा करने से पहले दोनों को ये हथकड़ी जरूर याद आएगी। ले जाइए इंस्पेक्टर साहब इन्हें। देखा आपने, भोली सुरभि ने न सिर्फ अपने आप की बल्कि एक और लड़की की जिंदगी को तबाह होने से बचा लिया। भोली सुरभि अपनी सास की हिंसा और उसे खिलौना समझने की भूल को गलत साबित करके ये दर्शाती है कि खिलौने को खलनायक बनते देर नहीं लगती। तो ये थी हमारी आज की कहानी। दिव्या एक प्यारी सी सीधी साधी गांव में रहने वाली लड़की थी। एक लौती बेटी होने की वजह से उसके माँ बाप ने उसे बहुत प्यार से पाल पोस के बड़ा किया था। इसी के साथ उसे एक बहुत बड़ा चस्का था, वो था दूध पीने का। और होता भी क्यों ना, क्योंकि उसके पिता दूध बेचने का काम जो किया करते थे, वो हर रोज 1 गिलास दूध सुबह पीती और 1 गिलास रात को। एक बार उसकी माँ उसे बोलती है। अरे दिव्या, भोर हो गई है, उठ जा और जाके गाय का दूध दो दे। तब तक मैं खाना बना देती हूँ। माँ, थोड़ा और सोने दो ना। क्या सुबह सुबह मुर्गों की तरह बांग देकर उठा रही हो? उठ जा, वरना लतियाए तुझे। अरे उठती हूँ, मारो मत। दिव्या उठकर बाल्टी लेकर गाय के दूध को दोहने के लिए चली जाती है, जिसके बाद अचानक ही उसे ख्याल आता है और वो कहती है, क्यों ना हम बीच के इस मीडिएटर को ही हटा दें? यानी ग्लास है, गला है, दूध है, ऐसे नहीं पी लेते हैं। और दिव्या ना आओ देखती है ना ताओ, वहीं दूध पीने लगती है। वहीं दूसरी तरफ उसकी माँ उसे इतनी देर लगाता देखकर बाहर आकर बोलती है। हाय सत्यानाश हो तेरा, तुझे दूध पीने बोले रहे या दोहने के लिए?
माँ काहे टेंशन लेत हो। अरे ऊपर वाले की कृपा से हमारे पास 4 गाय और 3 भैंस है। अगर हम थोड़ा दूध पी लेंगे तो का हो जाएगा। और वैसे सच बताए, ऐसा दूध पीने में जो मजा आवत है ना, और किसी चीज में नहीं है। बस फिर क्या था, दिव्या को लग जाती है डायरेक्ट दूध पीने की आदत। ऐसे ही वक्त के साथ ना वो बस दूध पीती, बल्कि दूध से बनने वाले कई पकवान भी बना बना कर खाती। ज्यादा दूध पीने की वजह से उसका वजन भी सामान्य से थोड़ा ज्यादा था। ऐसे ही एक दिन सुनंदा उसके पास आकर बोलती है, बेटी, कल तुझे देखने शहर से एक लड़का आ रहा है, तो उसके आगे ये गवारों वाली हरकत मत करियो। तेरी शादी वहाँ हो गई तो तेरे वारे न्यारे हो जाएंगे। ठीक है माँ, मैं सब संभाल लूंगी। दिन बीतता है और प्रतीक अपनी माँ रोशनी के साथ उसे देखने आता है। रोशनी को दिव्या थोड़ी मोटी लगती है, पर वो उसे फिर भी पसंद कर लेती है। अब बारी थी प्रतीक की। थोड़ी देर बाद प्रतीक और दिव्या अकेले में बात करने जाते हैं, जहाँ दिव्या बोलती है, जी आप कुछ पूछिए ना। देखिए, मुझे आप पहली नजर में ही भाग गई थी। मुझे कुछ नहीं पूछना आपसे, आपको जो पूछना है वो पूछिए। कितनी भैंस है आपके? जी एक भी नहीं। ये कैसा सवाल है? ओ कोई बात नहीं, गाय तो होगी। नहीं तो? बकरी? अब ये मत कहना कि बकरी भी नहीं है। अरे बाबा नहीं, शहर में पैकेट वाला दूध आता है और वहाँ लोगों के इतने बड़े घर नहीं है कि वो गाय भैंस पाल सके। आप भी ना बहुत मजाकिया है, हमारी खूब जमेगी। दिव्या को प्रतीक की ये बात बुरी तो लगती है, पर उसे प्रतीक पसंद आता है और वहीं प्रतीक को दिव्या। बस फिर क्या था, कुछ ही महीनों बाद दिव्या शादी करके आ जाती है एक नई दुनिया, यानी कि अपनी ससुराल में। सुहाग रात को प्रतीक और दिव्या के बीच की बची हुई दूरियां भी मिट जाती है। अगले दिन सुबह उठकर जैसे ही दिव्या रसोई में जाती है, तो वो फ्रिज से पैकेट वाला दूध निकालती है और थोड़ा सा पीकर बोलती है, छी छी, तौबा तौबा, ई का है, सारा मुड़वा खराब कर दिया। अरे इसमें दूध कम और पानी ज्यादा लग रहा है। जिसके बाद दिव्या खुद कुछ नहीं खाती पीती और बस अपनी सास और पति के लिए चाय नाश्ता बनाती है। रोशनी को बहू की पहली रसोई बहुत पसंद आती है और वो कहती है, बहू, नाश्ता तो बहुत अच्छा है, तूने तो मेरा दिल जीत लिया। ये ले अपनी पहली रसोई का शगुन। क्या शगुन माँ जी? मैं यहाँ भूखी बैठी हूँ और आपको नई नवेली दुल्हन के शगुन की पड़ी हुई है। आपको पता है, गाँव में सुबह 5 बजे उठकर ही मैं दूध दही खा लिया करती थी, और यहाँ बस पूछो ही मत। तो खाना बहू, तुझे किसने रोका है? तुझे जो चाहिए वो तू खा और पी, ये तेरा ही घर है। और प्रतीक, तू दूध नहीं लाया? मैंने तुझे बोला था ना 3 किलो दूध लाना, कहीं कम ना पड़ जाए। अरे माँ, 3 किलो दूध लाया था, खत्म तो नहीं हो सकता। वो दूध? अरे उस दूध से तो अच्छा है कि मैं पानी पी लूं। अरे हमारे गांव का दूध सबसे बढ़िया होता है। इस पैकेट वाले दूध में तो दूध के नाम पर पानी भरकर बेचते हैं, कोई स्वाद नहीं है उसका। मैं नहीं पी सकती इस दूध को। दिव्या ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। बेचारी मरती क्या ना करती, वो दूध ना पीकर बस खाना खाकर गुजारा कर लेती है। पर कुछ दिन बाद से उसे पैकेट का दूध पीना ही पड़ता है, जिस वजह से उसकी सेहत अब पहले जैसी नहीं रहती और वो कमजोर होने लगती है। उसे ऐसा देखकर प्रतीक कहता है, दिव्या, अगर तुम ऐसे ही रही तो तुम बहुत कमजोर हो जाओगी। कोई तो रास्ता निकालना पड़ेगा। तुम सोचती क्यों नहीं हो कुछ? कोई तो तरकीब बताओ। दिव्या बहुत देर तक सोचती है और कुछ सोचकर बोलती है, मिल गया रास्ता। बताओ ना जान, क्या तरीका है? रहने दो, तुम ये नहीं करोगे, मैं अच्छे से जानती हूँ। तुम्हारे लिए तो जान भी हाजिर है, तुम बस बताओ। क्यों ना माँ से बोलकर मैं यहाँ एक गाय मंगवा लूँ, फिर मैं खुद से ही उसका दूध निकाल लिया करूँगी। प्रतीक अपनी बीवी की ये बात सुनकर अपने घर में गाय और उसका गोबर इमेजिन करने लगता है, जिसके बाद वो होश में आकर बोलता है, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, मेरा घर कोई तबेला नहीं है। और उसके बाद प्रतीक खुद एक आइडिया निकालता है और बोलता है, तुम रुको जान, मिल जाएगा आइडिया, मैं बस अभी गया और अभी आया। और उसके कुछ देर बाद प्रतीक मार्केट जाता है और पाउडर वाला दूध खरीद कर लाता है। अब ये सही है, उसे अब ये पैकेट वाला दूध पसंद आ जाए तो बस मजा ही आ जाएगा। वो गाय भैंस मंगवाकर घर को तबेला नहीं बनाएगी और खुश रहेगी। जिसके बाद प्रतीक घर आकर दिव्या को पैकेट देते हुए बोलता है, ये लो दूध। दूध? पर
और ये तो कुछ पाउडर जैसा है। अरे मेरी जान, ये पाउडर वाला दूध है। इसको पानी में मिला के पियोगे तो बिल्कुल दूध बन जाता है। शायद तुम्हें इसका टेस्ट पसंद आए। दिव्या एक ग्लास में पानी लेकर उसमें पाउडर का दूध डालकर बुरा सा मुंह बनाकर पीती है और बोलती है, जब मुझे पैकेट वाला दूध पसंद नहीं आया तो ये पाउडर वाला क्या खाक पसंद आएगा। आप रहने दीजिए, शायद मेरे नसीब में ही पैकेट वाला दूध लिखा है। आपने मेरे लिए इतना सोचा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये बोलकर दिव्या उदास होकर चली जाती है और वहीं प्रतीक उसे उदास देखकर खुद से बोलता है, लगता है ससुराल से गाय मंगानी ही पड़ेगी। कोई बात नहीं प्रतीक, कार बेच के गाय को पार्क कर लियो, मतलब रख दूंगा। दिन बीतते जाते हैं। जहाँ दिव्या ढंग का दूध न मिल पाने से परेशान थी, वहीं प्रतीक गाय के आने की खबर से उसने दिव्या को ये सब नहीं बताया था, क्योंकि वो उसे सरप्राइज देना चाहता था। तभी एक सुबह रोशनी दिव्या और प्रतीक के कमरे में आती है और दिव्या को दूध का ग्लास देते हुए बोलती है, ले बेटी, ये पी के बता कैसा लगा तुझे। माँ, ये मैं करके देख चुका हूँ। इसको अपने गांव के दूध के अलावा कोई और दूध पसंद नहीं आता। आपकी ये कोशिश बेकार जाएगी। हाँ माँ, ये सही कह रहे हैं, आप बेकार ही परेशान हो रही हैं। प्रतीक जी, अब आप भी हिम्मत हार गए हैं और माँ जी, मैंने भी दूध से समझौता करना सीख लिया है। चुप करो तुम दोनों, बड़ी मैं हूँ या तुम? तू पी के बता, फिर तू जो बोलेगी वही मैं मान लूंगी। दिव्या दूध पीती है और प्रतीक को पक्का यकीन होता है कि दिव्या को वो दूध पसंद नहीं आएगा। इसीलिए दिव्या के जवाब से पहले ही प्रतीक बोलता है, बोला था ना माँ, नहीं पसंद आएगा। आप भी ना। अरे नहीं नहीं, ये बहुत अच्छा है, बिल्कुल हमारे गाय के दूध की तरह। माँ जी, आपने तो मुझे मेरे गांव की याद दिला दी। वही गाढ़ापन, वही स्वाद। आप मेरे लिए गाय तो नहीं लाई, रुको मैं देख कर आती हूँ। ये कहकर दिव्या खुश होकर बाहर देखने जाने लगती है और रोशनी उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए बोलती है, अरे कोई गाय नहीं आई, क्या राजधानी एक्सप्रेस की तरह भाग रही है? फिर मैंने एक तबेले वाले से बात करके शुद्ध गाय का दूध लगवा दिया है। अब हम भी खुश और ये भी। वाह माँ, ये आइडिया मुझे क्यों नहीं आया? क्योंकि मैं तेरी माँ हूँ और माँ सब जानती है। प्रतीक को अचानक ख्याल आता है कि उसने अपने ससुराल वालों को गाय भिजवाने की बोला है और वो तुरंत उन्हें कॉल करके मना कर देता है, जिसके बाद दिव्या की सेहत में लगातार वापस पहले जैसा निखार आता है और अब जब भी उसका मन करता तो वो गाय का या भैंस का दूध तबेले से मंगवा लेती और इस तरह हमारी दूध वाली बहू शहर रहकर भी गांव के दूध का आनंद ले पाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।